इंसान या मशीन, कौन बेहतर ड्राइविंग करता है? मशीन ऑफ कोर्स। हमारे पास प्रूफ भी है और रीजन भी है, और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेलोड। तो देखते हैं लास्ट वीक टेक में क्या क्या अपडेट्स आए। ओके, सो वेमो जो कि गूगल का इंक्यूबेट किया हुआ स्टार्टअप है, यूएस के बड़े शहरों लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को वगैरह में चलती है। हर हफ्ते लगभग 4 लाख लोग ट्रैवल करते हैं इससे, और ये इस साल तो लंदन और टोक्यो में भी एक्सपैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो यूएस में 40 लाख किलोमीटर चलने पे एक ह्यूमन जो है, ह्यूमन ड्राइवर, वो लगभग 8 एक्सीडेंट करता है। और वेमो जो है वो सिर्फ 1 एक्सीडेंट करती है, तो लगभग 80% बेहतर है ऑलमोस्ट वेमो। वेमो का इनफैक्ट कहना है कि अगर कोलिजन हुआ भी तो उनके पास इंजरी जो होती है जो सब बंदे को, वो हम्म। 95% चांसेस, 95% वो कम कर देता है। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी स्लो कर देते हैं या फिर ऐसे मोड़ देते हैं कि इंजरी कम हो बंदे को। ठीक है, तो वेमो क्या करती है? वेमो अपनी कोई गाड़ी नहीं है, ये लोग हुंडई, जगुआर या फिर टोयोटा इन सब के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, उनकी गाड़ी में सेंसर फिट करते हैं, या फिर उबर वगैरह के साथ कोलैबोरेट करके आप सीधे उबर से वेमो चला बुक कर सकते हो। तो क्वेश्चन है कि वेमो ये सब करता कैसे है? तो इसमें दो चीजें हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो पर्सपेक्टिव है। तो हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से क्या है कि वेमो का जो नाइट विजन कैमरा है वो बहुत जबरदस्त है। तो रात में वो बहुत क्लियरली देख सकता है, बट वो सिर्फ कैमरा पे रिलाई नहीं करता है देखने के लिए, उनके पास लिडार सेंसर्स हैं। लिडार क्या करता है? लेजर चारों तरफ छोड़ता है अपने गाड़ी के, और जिससे आसपास की दुनिया 3D में दिखती है। तो जैसे बारिश, बर्फ, बारिश, इन सब में उसको पता होता है कि आसपास कौन सी गाड़ी है, क्या है। इसके अलावा उनके पास रडार भी होता है गाड़ी में, जिससे आसपास की सारी चीजों की दूरी, उनकी वेलोसिटी, साइज सब पता हो जाती है। इनफैक्ट इनके पास हियरिंग एबिलिटी भी है। ये तो हार्डवेयर की हो गई। सॉफ्टवेयर साइड का में ये लोग कैसे काम करते हैं? एक्चुअली लास्ट वीक हमने आपको बताया था, गूगल ने अपना एक वर्ल्ड मॉडल लॉन्च किया, जीनी 3। जीनी 3 क्या करता है? अगर आपको कोई प्रॉम्प्ट दो तो उसके हिसाब से एक वर्चुअल दुनिया बना सक देगा जिसमें आप इंटरैक्ट कर सकते हो। अब वेमो वाले ने उनका यूज करके सिमुलेशन बनाया है, जैसे कि आंधी, तूफान, सड़क पे कोई जानवर आ गया, या फिर ट्रैफिक लाइट खराब हो गई, तो इन सब में वो वेमो के ड्राइवर को ट्रेन करते हैं कि अच्छा तुम्हें कैसे ड्राइव करना है इन सब रेयर सिनेरियोज में। तो इस तरह इतने सारे सिनेरियोज में उन्हें ट्रेन कर रखा है कि रियल लाइफ में कोई भी सिनेरियो आता है तो वेमो ऑलरेडी को उसको पता रहता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। बट इन सब अच्छाइयों के साथ बुराई भी है ऑफ कोर्स। एक्सीडेंट्स पहली चीज तो कभी कभी होती रहती है। और एक बार अभी हुआ क्या कि लास्ट मंथ यूएस में लाइट चली गई रात को, तो सारी वेमो बीच सड़क पे ट्रैफिक जाम लग गया। क्यों? क्योंकि बिना लाइट के वो चल नहीं सकती हैं। और कई बार क्या होता है, यूएस में लोग गेट खुला छोड़ के चले आते हैं वेमो का, जैसे राइट छोड़ने के बाद से। तो वेमो इनफैक्ट यूएस में आपको $10-20 देता है गेट बंद करने के लिए, सिर्फ वेमो के। और कुछ कुछ इनफैक्ट कुछ कुछ और सिनेरियोज में फिलीपींस में एक टीम बैठती है जो कुछ क्रिटिकल सिनेरियोज में डिसीजन लेती है, इंस्टेड ऑफ वेमो खुद डिसीजन लेने के। तो अभी रिसेंटली परसों नरसों गूगल ने ये बोला है कि वो 6th जनरेशन ड्राइविंग लेके आ रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी बंदा मॉनिटर नहीं करेगा, कहीं भी रिमोट टीम नहीं मॉनिटर करेगी, एकदम फुल्ली ऑटोनोमस होगा। अभी भी ऑलमोस्ट फुल्ली ऑटोनोमस ही, 99% ऑटोनोमस ही, बट कुछ 0.1% राइट्स जो बहुत रेयर राइट्स है उनको बंदे मॉनिटर करते थे, अब शायद वो भी नहीं करेंगे फ्यूचर में, प्रोडक्शन में गए हैं। तो यस, वो आई तो दिस थिंक इज वन वो आई फ्यूचर। थिंक फिलीपींस में लोग बैठते हैं राइट, जो तुम्हारे लॉन्ग टेल सिनेरियोज के केस में थोड़ा सा इनपुट देते हैं करेक्ट, वेमो को कि करेक्ट, भाई यू शुड फॉलो दिस पैटर्न। तो अभी करेक्ट। ऐसा होगा कि 6 जन में वो भी नहीं चाहिए होंगे, लाइक वो जो लोग बैठे हुए हैं फिलीपींस में, उनका सपोर्ट भी हाँ, नहीं चाहिए होगा। नहीं चाहिए होगा, करेक्ट। ओह, सो यस। नाइस। ठीक है। तो अगली न्यूज़ है नोटपैड को लेके। तो अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैच रिलीज़ किया है जो एक हाई सीवियरिटी वल्नरेबिलिटी के लिए था नोटपैड में। तो उसमें क्या हो पा रहा था कि नोटपैड में एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नए-नए फीचर्स एनहांस डाले थे उसके अंदर, जिसकी नीड नहीं थी एज़ सच, क्योंकि वो सिंपल एडिटर है। बट स्टिल उसमें कुछ फीचर्स आए थे, और उसकी वजह से उसमें कुछ मार्कडाउन फाइल्स को जब रेंडर करते हैं तो उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ आ गई थी। तो वो वल्नरेबिलिटी क्या थी कि अगर आप उसके अंदर किसी एक टाइप का यूआरएल डालोगे, और अगर तो वो क्या होता है, अगर आप उस पे क्लिक करोगे तो वो पॉसिबल है कि जो भी आपके पास परमिशन है उस यूज़र को, जब भी वो पीसी चला रहा है, उसी परमिशन के साथ वो कोड एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो लेट्स से आपने कुछ भी कोई भी मार्कडाउन फाइल आपने रेंडर करवाई और उसको क्लिक किया किसी यूआरएल पे, वो कोड को एग्ज़ीक्यूट कर देगा विद ऑल योर परमिशंस। तो वो पूरा आपका सिस्टम का उसके पास एक्सेस मिल जाएगा। तो ये बहुत ही हाई दैट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी थी। तो अभी इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने लाइक पैच तो रिलीज़ कर ही दिया है। तो अगर आप लाइक दैट विंडोज़, डेंजरस। हाँ, हाँ, अगर आप हाँ, तो लाइक अभी विंडोज़ वगैरह एक्चुअली, यूज़ कर रहे हो। हाँ, सिमिलर कुछ हुआ था ना, नोटपैड प्लस प्लस में भी कोई सप्लाई चेन अटैक हो गया था, राइट? सारे नोटपैड्स में कुछ हाँ, गड़बड़ चली रही है। हाँ, तो वो भी पहले भी हुआ था ये, आई थिंक जून से दिसंबर 2025 के बीच में।
अटैकर्स हाँ ने जो तुम्हारे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, राइट? जहाँ पे ये नोटपैड प्लस प्लस ऐसे डाउनलोड करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा किया था कि अगर कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ यूज़र्स अगर अपडेट के लिए माँग रहे हैं, तो वो मलिशियस जो तुम्हारे हैकर्स हैं, राइट? वो बोल रहे थे अपने मलिशियस सर्वर्स पे लिंक करवा रहे थे। तो वो एक्चुअली ऑफ़िशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो रहा था, वो उनके मलिशियस सर्वर से डाउनलोड हो रहा था। और ये जो प्लेटफ़ॉर्म है आई थिंक विंगअप राइट? विंडोज़ जनरल अपडेटर, वो चेक नहीं कर रहा था कि क्या ये जो अपडेट आ रहा है, वो तुम्हारा लेजिटिमेट अ, होस्ट से आ रहा है या फिर किसी मैलिशियस होस्ट से आ रहा है। तो उसमें कुछ इश्यू हाँ था कि वो कुछ क्रिप्टोग्राफिक हैश कुछ मैच नहीं कर रहे थे, तो उसकी वजह से उन्होंने वेरीफ़ाई नहीं किया, ना यूज़र से कुछ पूछा और उन्होंने सिंपल अपडेट मार दिया। तो उससे जो मैलिशियस अपडेट था वो इंस्टॉल्ड हो गया। तो वो सप्लाई चेन में इश्यू था, उसमें नोटपैड वगैरह में कोई इश्यू नहीं था, इसमें वो मोस्टली इसमें सप्लाई हाँ चेन। इसमें लेकिन गॉसिप ये है कि ये जो अटैक है ये चाइनीज एक्टर्स ने किया था। तो हुआ यस। कुछ ये था कि नोटपैड प्लस प्लस के एक पिछले वर्जन में वो जो बंदा है नोटपैड का मेंटेनर उसने ताइवान को सपोर्ट कर दिया था आई थिंक। ठीक है। इस वजह से चाइनीज एक्टर्स ने उसके खिलाफ ये किया मतलब ऐसा गॉसिप है लाइक दैट इज ओह! जस्ट अच्छा ये नहीं पता था। तो आई मीन यस ठीक है। नाइस। ठीक है तो अगली जो न्यूज़ है वो है गिटहब के सीईओ को लेके एक्चुअली। तो जैसे कि पता है कि हम आई थिंक हम सब लोग यूज़ करते ही हैं गिटहब राइट? तो गिटहब अभी आपका ह्यूमन टू ह्यूमन कोड के लिए यूज़ होता है लाइक कि कैसे ट्रैक करें कि कौन सा डेवलपर क्या कोड कर रहा है, कब कोड किया वगैरह, वगैरह राइट? बट गिटहब के जो फॉर्मर सीईओ था उस उन्होंने अभी एक नया प्लेटफ़ॉर्म बनाया है एंटायर करके। तो उसका जो मेन गोल है वो ये है कि अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है लाइक जिसमें मल्टीपल एआई एजेंट साथ में काम कर रहे हैं इवन विद ह्यूमन राइट? तो वो सब कुछ ट्रैक करने के लिए अभी गिटहब जो है वो स्केल नहीं कर पाएगा, उतनी फंक्शनैलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता, इसलिए उन्होंने एंटायर प्लेटफ़ॉर्म जो ओपन सोर्स है उसका स्टार्ट किया है और उसके लिए उन्हें अच्छी खासी फंडिंग भी मिली है। आई थिंक 60 मिलियन फंडिंग भी उनको मिली है। तो मैं थोड़ा पढ़ रहा था इसके बारे में कि एग्ज़ैक्टली वो प्लेटफ़ॉर्म करता क्या है। तो अभी हम्म 2-3 दिन पहले उन्होंने कुछ डेमो वीडियो लॉन्च किया है उनका यूट्यूब पे। मेबी वो हम लिंक डाल देंगे। बट जस्ट लाइक ऊपर से थोड़ा बताऊँ कि भई क्या कर रहा है एंटायर प्लेटफ़ॉर्म। तो जैसे कि अब जब भी हम कुछ एआई से बात करते हैं राइट? क्लॉड से बात कर रहे हैं कि भई हमें इस ब्लॉक में कुछ टाइटल चेंज कर दो, कोई नया ब्लॉक बना दो। तो एजेंट अपना काम करता है, कुछ फाइल्स एडिट करता है, मेबी कुछ टूल्स कॉल करता है और फिर तुम उससे बोलते हो नहीं ये गलत है, ये सही कर दो। तो वो पूरा जो हिस्ट्री है राइट प्रॉम्प्ट की और एआई रिस्पॉन्सेज की इवन कौन-कौन से टूल्स इन्वोक हुए मॉडल ने कितना एडिट किया फाइनली, तुमने कितना एडिट किया, ह्यूमन ने कितना एडिट किया, वो सब सेव होता है एक चेक पॉइंट में और एक सेपरेट ब्रांच में पुश हो जाता है। लाइक गिटहब के फॉर्मेट में ही बट इन अ सेपरेट ब्रांच। तो अब जो एंटायर है इनका अलग से यूआई है वो सारे चेक करने के लिए। आई थिंक वो डेमो वीडियो आई थिंक हम लिंक कर देंगे, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। बट इट सीम्स लाइक अ प्रॉमिसिंग प्लेटफ़ॉर्म कि जो ये अब एजेंटिक एरा में जो कोड डेवलपमेंट हो रहा है उसको कैसे ट्रैक करेंगे उसके लिए बन रहा है। तो तो मतलब इसेंशियली पहले क्या था कमिट्स में सिर्फ डिफ वगैरह ही जाते थे और कुछ नहीं आता था। अभी क्या डिफ के साथ में एजेंट क्या सोच रहा है उसका क्या कंटेक्स्ट है और कितना एजेंट का रेशियो है वर्सेस ह्यूमन का क्या इनपुट है सब कुछ जाएगा। सो सब दैट कुछ इज रहेगा सम ये दैट लाइक साउंड कौन फन। से टूल्स भी कॉल हो रहे हैं, एक्सटर्नल टूल्स कौन से हाँ कॉल किए, सब कुछ लाइक हाँ जो भी एआई कर रहा है। तो वो हाँ आई थिंक तो अभी भी वो एक्चुअली सिर्फ बनाएगा। होता है थोड़ा-सा अभी भी एक्चुअली होता है थोड़ा-थोड़ा कि लाइक जो कर्सर होता है राइट? कर्सर का हम्म आईडी थोड़ा काम करता है कि जब आप एक्सेप्ट करते हो या डिक्लाइन करते हो, तो थोड़ा ट्रैक करता है कि यूज़र ने कितना एक्सेप्ट किया, कितना डिक्लाइन किया, बट स्टिल पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। लाइक वो फर्स्ट क्लास सिटिज़न नहीं है कहीं पे भी ट्रैक करने के लिए। हम्म हम्म और इवन सीएलआई में तो है ही नहीं। सीएलआई में आप कैसे ट्रैक करोगे कि ह्यूमन ने कितना करेक्ट लिखा, क्लाउड एआई ने कोड कितना या विंडसर्फ ये काम नहीं करते हैं एक्चुअली सिर्फ कर्सर ही करता है हाँ। मैंने तो नहीं देखा तो yes। तो वो आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इसके लिए आई हाँ थिंक वो आई थिंक बेस्ट कैंडिडेट है क्योंकि गिटहब भी उन्होंने स्टार्ट किया था तो ठीक है सो ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। सबको एनवीडिया चाहिए बट ओपन एआई को एनवीडिया नहीं चाहिए क्यों? क्योंकि रिसेंटली ओपन एआई ने चैट जीपीटी 5.3 कोडेक्स का स्पार्क वर्जन लॉन्च किया जो कि बहुत फास्ट वर्जन है कोडेक्स का और एक्यूरेट थोड़ा कम है बट फास्ट बहुत है। इसका मतलब ये है कि आप प्रॉम्प्ट दोगे तो तुरंत कोड लिखना शुरू कर दे आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ये किया कैसे?
उन्होंने एक कंपनी के साथ टाइप किया जिसका नाम है सेरेब्रास, वो चिप बनाती है। तो उन्होंने एक वेफर स्केल इंजन बनाया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप है। नॉर्मल जीपीयू साइज कितना होता है, इतना बड़ा साइज होता है, बट ये इनका साइज ऑलमोस्ट 50 गुना है, एक बड़े लैपटॉप या प्लेट के बराबर है। और ये सिर्फ हम्म, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। नॉर्मल जीपीयू में लगभग 8,000 करोड़ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इसमें 4 लाख करोड़ हम्म, ट्रांजिस्टर हैं। तो एनवीडिया के चिप से ऑलमोस्ट 10 से 15 गुना तेज है ये। अब ये इन्होंने एनवीडिया ऐसा क्यों नहीं कर रही है? सो प्रॉब्लम ये है कि जो ये सेरेब्रास है, इन्होंने अपनी चिप में एस रैम यूज करते हैं। एस रैम स्टैटिक रैम होता है, जो कि नॉर्मल कोई भी बना सकता है, चिप वाले कंपनी वाले भी बना सकते हैं। लेकिन एनवीडिया जो अपने जीपीयूज में यूज करता है वो डी रैम होता है, और डी रैम आपको स्पेशली अलग से एचबीएम की फैक्ट्रीज होती है, वो बनाती है, सैमसंग माइक्रोन बनाती हैं। और उनमें हम्म, ऑलरेडी सप्लाई क्रंच चल रहा है, एस रैम में सप्लाई क्रंच नहीं चल रहा है। तो सेरेब्रास इजीली ये सब बना सकते हैं चिप्स, और एनवीडिया नहीं बना सकती। तो एनवीडिया ने इसी के लिए अभी लास्ट मंथ हमने अपने चैनल पे बताया था, ग्रोक का एक्विजिशन किया, GROQ। वो भी टीपीयू बनाते हैं, तो वो भी सिमिलर एसरैम बेस्ड टीपीयू बनाते हैं। सो यस, आई थिंक मेनी कंपनीज, काफी सारी कंपनीज ये कर रही है मार्केट में एक्चुअली। तो यस, हाँ विल आई सी, थिंक अगर ये धीरे धीरे आई फिगर थिंक। आउट हो जाए कि भाई हाँ, एस रैम को यूज कर सकते हैं फॉर इन्फ्लुएंसिंग, तो जो सप्लाई क्रंच में जो चल रहा है क्रंच, जिसकी वजह से ये सारे चीजें चल रही हैं, राइट, वो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, और ये मतलब माइक्रोन थोड़ा वगैरह सॉल्व पे हो जाएगा, ज्यादा बट डिपेंडेंसी। आई हाँ। डोंट थिंक कि वो सॉल्व होगा सच, क्योंकि ट्रेनिंग सबको करानी है। ट्रेनिंग में तो एक्चुअली ये चिप्स यूज नहीं होती है ना। तो ट्रेनिंग में हम्म, सबको एनवीडिया के जीपीयू ही चाहिए, उसमें एचबीएम ही चाहिए होगा, एस जो डी रैम होता है। तो आई डोंट थिंक हम्म, कि इतना इजीली सॉल्व हो रहा है। ट्रेनिंग के लिए, इन्फ्रेंस के लिए हाँ ठीक है। हम्म, हाँ या ठीक है। ठीक है। तो अगली अगली न्यूज़ है टाइप स्क्रिप्ट को लेके। तो टाइप स्क्रिप्ट अभी जनरली आपका जो इसका इंजन होता है बिहाइंड द सीन, वो जावा स्क्रिप्ट या नोड जेएस इंजन पे रन होता है टाइप स्क्रिप्ट। तो ये आई थिंक अराउंड 14 ईयर से इसका जो बेस था, लाइक जो कंपाइल करने का, वो जावा स्क्रिप्ट बेस्ड था। बट अभी रिसेंटली लाइक इसको चेंज किया गया है टू दी गो। तो अभी इसका जो कंपाइलर है वो गो बेस्ड हो गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका क्या रीजन दिया है कि बेसिकली जो डेवलपर कम्युनिटी है वो काफी टाइम से कंप्लेन कर रही थी कि भाई टाइप स्क्रिप्ट थोड़ी स्लो है, बिल्ड टाइम काफी ज्यादा है। तो इसलिए उन्होंने अब इसको गो में मूव किया है, जिससे उनको 10x परफॉर्मेंस बूस्ट मिला है। और अभी जो पहले उनका कोड बेस 77 सेकंड में बिल्ड होता था, 7.5 सेकंड में बिल्ड हो जाता है। तो इसमें अभी एक कॉमन क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई बाकी और लैंग्वेज हमने क्यों नहीं कंसिडर करी, राइट, लाइक रस्ट करेक्ट। है, सी है, शार्प है, C++ है। तो वो आई थिंक उन सब की अपनी अलग लिमिटेशंस हैं, क्योंकि अभी जो हमारा करंट कोड बेस था टाइप स्क्रिप्ट में, अगर आप उसको आप C++ में चेंज करोगे, राइट, उसका जो कोड कंपाइलर है, तो उसमें अगेन हम्म। मेमोरी मैनेजमेंट काफी कॉम्प्लेक्स है। तो करेक्ट। उतना अच्छा नहीं है जितना गो में है। ऐसी कुछ कुछ हम्म। प्रॉब्लम बाकी अदर लैंग्वेज के साथ भी हैं, लाइक रस्ट और सी शार्प के साथ, जो गो में नहीं है। तो आई थिंक गो थोड़ा हाँ, स्वीट स्पॉट था, तो आई मीन, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट आई थिंक ने। एक हाँ। इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक कोई ब्लॉग पढ़ रहा था, उसमें एक बंदे ने अपना बैकएंड क्या करा, जावा या किसी में लिखा था, उससे गो में मूव किया। ठीक है, तो जैसे उन्होंने गो में मूव किया, उसको फ्रंट एंड में बहुत इश्यूज आने लगे। जब उसने डीबग किया तो पता चला कि गो लैंग्वेज से उसकी रेंट मतलब बैकएंड की प्रोसेस इतनी फास्ट हो गई है कि फ्रंट एंड कीप अप ही नहीं कर पा रहा है। तो जैसा पहले क्या होता था, एक कॉल हम्म, आता था, फिर उस कॉल का रिस्पॉन्स आने में इतना टाइम लगता था कि फ्रंट एंड इजिली रेंडर हो जाता था। अभी क्या था, एक साथ हम्म, तीनों कॉलों का रिस्पॉन्स खटाखट आया था, और फ्रंट एंड रेंडर ही नहीं कर पा रहा था फ्रेम्स। ठीक है, तो फ्रंट एंड क्रैश कर जा रहा था काइंड ऑफ। तो गो इज फास्ट, आई थिंक। ये थोड़ा सा ट्रिकी है भाई, इतना कितना फास्ट हो गया, मतलब कि एकदम यूआई ही पागल हो गया कि भाई रेंडर नहीं कर सकता। यस, तो फिर उन्होंने कुछ तो सोल्यूशन किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है तो। हम्म, हाँ, नाइस। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीक, एंड वील लीव यू विद एंड द मीम ऑफ द वीक। थैंक यू।